रानी उठना, आज चलना है हमें। देख 6 बज चुके हैं, उठ जाना अब। रानी को जोर जोर से हिलाते हुए रागिनी उसे उठाने लगी। यार थोड़ा देर और सोने देना, अलसाई सी रानी बोली और अपना मुंह चादर से ढक कर सो गई। तभी बाथरूम का गेट खुला और एक लड़की तौलिए से अपने बाल पोंछते हुए आई और चुपके से आकर रानी के कान में जोर से चिल्लाई। हड़बड़ाते हुए रानी डरते हुए उठकर बैठ गई। रागिनी और बाथरूम से निकलने वाली लड़की, जिसका नाम साक्षी था, दोनों ने एक दूसरे से हाई फाई किया और हंसने लगी। यार रानी तो कितनी डरपोक है ना, बस इतने से ही तो डर जाती है। अब सोच हम जहाँ जा रहे हैं, सुना है वहाँ भूतहा इलाका है, तो तेरा क्या होगा? साक्षी ने रानी के सर पर टपली मारते हुए कहा। मैं नहीं डरती किसी से, और यदि भूत चुड़ैल कोई सामने आ भी गया तो उससे बोल दूंगी कि मेरे अंदर घुस जाए और तुम दोनों को डराए। रानी गुस्से में बोलकर बाथरूम की तरफ चली गई। उसे जाते देख साक्षी और रागिनी हंसने लगी। ये तीनों दोस्त गर्ल्स हॉस्टल के एक ही रूम में रहती थी और अपने घर से दूर देहरादून में स्टडी करने आई थी। रानी, रागिनी और साक्षी, इन तीनों में रानी कुछ डरपोक किस्म की थी, लेकिन अक्सर ही उसके बैग से कुछ तंत्र मंत्र की किताबें मिला करती थी। तो कभी भूत पिशाचों को वश में कैसे करे, इनके बारे में लिखी किताबें मिला करती थी। और ये सब उस वक्त मिलती जब रानी को अपने घर जाना होता था। ये किताबें रानी सबसे छुपा कर खरीदती और जब किसी को पता चलता तो कोई न कोई बहाना बना देती कि ये उसके भाई, अंकल या पड़ोस के मंदिर वाले पंडित जी ने मंगवाई है। भूतों से डरने वाली रानी ये किताबें क्यों पढ़ेगी? यही सोचकर वो दोनों उससे ज़्यादा सवाल भी नहीं करती थी। एग्जाम के बाद छुट्टियों में घर जाने से पहले इन तीनों और इनके साथ इनके 4 बॉयज़ दोस्तों ने कहीं घूमने जाने का प्लान बनाया। एक ऐसी जगह जिसे यहाँ के लोग भूतहा कहते थे। जिज्ञासा बहुत चीज़ों की होती है, लेकिन जिज्ञासा अगर भूतों को जानने की हो तो खतरा बहुत बढ़ जाता है। फिर से सातों दोस्त निकल पड़े भूतहा जगह की सैर करने। राघव, आशीष, सौरभ और करण, ये चारों गर्ल्स हॉस्टल के बाहर अपनी खुली गाड़ी में इन तीनों का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी ही देर में ये तीनों भी तैयार होकर नीचे आई और गाड़ी में बैठ गई और सब रवाना हो गए। हंसी मजाक करते वो लोग भूतहा कहलाने वाली घाटी की सीमा में प्रवेश कर चुके थे। अचानक ही मौसम में परिवर्तन आने लगा था। मई की इस भयंकर गर्मी के मौसम में इन्हें सर्दी का एहसास होने लगा था। यार ये गर्मी के मौसम में सर्दी क्यों लग रही है? मैंने रानी की एक बुक में पढ़ा था कि जहाँ भूत चुड़ैलों का वास होता है ना, वहाँ ऐसे ही अचानक गर्मी के मौसम में ठंड लगने लगती है। रानी को घूरती हुई साक्षी ने उसे डराने के लिए कहा। चुप करना यार, क्या फालतू की बातें करते रहती है। ये सिर्फ मौसम खराब है और कुछ नहीं, आशीष ने चिढ़ते हुए साक्षी से कहा। तो सब एक पल के लिए चुप हो गए। गाड़ी आगे बढ़ती गई। सब उस जगह को हैरानी से देखने लगे थे। बहुत खूबसूरत थी वह जगह। हरे भरे बड़े बड़े से पेड़, कुछ फूलों के कुछ फलों के। यहाँ एक अजीब बात भी थी, वो ये कि इस गर्मी के मौसम में यहाँ अमरूद के पेड़ों पर बहुत से अमरूद लगे थे। और तो और वही उसके पास ही कश्मीर में होने वाले सेब के पेड़ भी थे। इसी तरह अंगूर, पाइनएप्पल, मौसमी आदि के भी पेड़ लगे हुए थे। ये सब देखकर सब बहुत खुश थे। सब कोई इन्हें निहारते हुए बस आगे बढ़े जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति ने इन्हें सम्मोहित कर लिया है
और अपनी ओर बुला रही है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाते उन्हें और भी खूबसूरत जगह मिलती जाती। स्पीड से बढ़ती गाड़ी चलते हुए अचानक ही रुक गई और इन सबका सम्मोहन टूट गया। सब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। अरे ये हम कहाँ आ गए? और ये जंगल इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? करण ने हैरानी से चारों तरफ देखकर कहा, एक मिनट, ये सारे फ्रूट्स एक ही जगह कैसे? और ये सेब यहाँ कैसे उग गए? और ये अमरूद गर्मी में कब से अमरूद होने लगे? ये सब क्या है? करण की बात सुनकर रागिनी बोली, गाइस, ये भूताया जगह है, तो शायद यहाँ सब पॉसिबल होगा। कहते हुए साक्षी हंसने लगी। फिर सबको देखकर बोली, गाइस, क्या तुम लोग भी, मेरे घर पर भी तो अमरूद, सेब, पाइन, एप्पल सबके पेड़ लगे हुए हैं, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकते? तुम लोग भी ना पागल हो बिल्कुल। ठीक है यार, अब यहाँ मत शुरू हो तू। ये बताओ अब क्या करें? ये गाड़ी तो पंचर हो चुकी है, अब आगे कैसे जाए? रात भी होने वाली है, बताओ क्या करें? परेशान सा राघव बोला। क्या गाड़ी पंचर? एक अजीब से डर के साथ रानी बोली। सब उसे देखकर हंसने लगे। वो गुस्सा होकर आगे की तरफ पैदल ही चलने लगी। सबने गाड़ी से सामान उतारा और पैदल ही रानी को आवाज लगाते हुए उसके पीछे चल दिए। अचानक ही भारी गर्जन के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। सब पूरी तरह भीग गए थे, साथ ही ओले भी पड़ने लगे थे, जिससे बचने के लिए सब इधर उधर कोई सेफ जगह खोजने लगे। तभी साक्षी को एक जगह दिखाई दी। 2 मंजिला बहुत बड़ा सा लंबा सा घर। दूर से देखने पर ये कॉटेज जैसा दिखाई दे रहा था। सब भागते हुए वहां पहुंच गए थे। वो एक सुनसान सा बहुत बड़ा पुराना कोई गर्ल्स हॉस्टल था। नाम था रानी देवी गर्ल्स हॉस्टल और इसके जस्ट पीछे खंडहर हो रहा था एक कॉलेज। अरे वाह, देखो रानी मैडम, यहाँ तुम्हारे नाम की हॉस्टल भी है। वाह, क्या कहना है? रागिनी ने रानी के कंधे पर मारते हुए ये सब कहा। तभी सौरभ ने सबको चुप रहने का इशारा किया और फोन में देखते हुए बोला, गाइस, ये हॉन्टेड है। आज से 25 साल पहले यहाँ बहुत कुछ हुआ था। यहाँ विदेशियों के बच्चे, मेरा मतलब लड़कियाँ पढ़ने आया करती थी। 25 साल पहले यहाँ एक दिन रात को बहुत तेज बारिश हुई। सुबह जब प्रोफेसर लोग यहाँ आए तो वार्डन और चौकीदार गायब थे और पूरे हॉस्टल में खून ही खून बिखरा पड़ा था। यहाँ लगभग 100 लड़कियाँ थीं और सब आश्चर्यजनक ढंग से गायब हो गई थी। और आज तक ये राज किसी को भी नहीं पता कि आखिर वो लड़कियां गई कहाँ। और तो और जब वहाँ पड़े खून की जांच करवाई तो पता चला कि ये 10 दिन पुराना है। फिर कुछ दिनों बाद वे कॉलेज एक ही रात में खुद ब खुद खंडहर हो गया। उसके बाद यहाँ आज तक कोई भी नहीं आया। ये कहते हुए सौरभ चुप हो गया। ये सब सुनकर सबको सांप सूंघ गया। डर सबके चेहरे पर दिख रहा था। ये क्या बोल रहे हो तुम सौरभ? ये हॉन्टेड है? घबराती सी रानी बोली। हाँ, लेकिन अभी हमें यहाँ रुकने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। अब इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे? बाहर रहे तो ओले की मार या जंगली जानवरों का शिकार बन जाएंगे। चलो अंदर ही चलते हैं, देखा जाएगा यहाँ क्या होगा। वैसे भी मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं है। याद है ना, लास्ट टाइम हम लोग उस हॉन्टेड बंगले पर गए थे, क्या हुआ था? कुछ भी तो नहीं, उल्टा वहाँ गुंडे लोगों ने अपना आड़ा बनाया हुआ था। यहाँ भी कुछ वैसे ही होगा। चलो यार, डरो मत, सब एक साथ ही रहना। कहते हुए सौरभ ने सबको समझाया और सबको जबरदस्ती अंदर ले आया। कांपते पैरों से सब उस हॉस्टल की तरफ बढ़े और उसका दरवाज़ा खुला। चरमराते हुए हॉस्टल का दरवाज़ा खुला, देखा तो पूरे गार्डन में एक सन्नाटा सा छाया हुआ था। एक मनहूसियत सी फैली हुई थी। ये सब देखते हुए वे धीरे धीरे हॉस्टल के हॉल के दरवाजे तक पहुंच गए। वो दरवाज़ा लकड़ी का था और आधा जला हुआ भी था। उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया, जिससे वो जोर से धड़ाम की आवाज़ से गिर गया
उसके गिरते ही एक बहुत बड़ा कबूतरों का झुंड फड़फड़ाते हुए बाहर की ओर निकला और एक बड़ी सी काली बिल्ली ने उन लोगों पर हमला कर दिया। बचते बचाते वे लोग अंदर की तरफ आ गए। सबने अपने फोन से लाइट्स जला ली थी। देखा वहाँ बड़े बड़े रूम बने हुए थे और कई रूम खुले पड़े थे जहाँ पर कबूतरों, चमगादड़ों और उल्लुओं ने अपना कब्जा जमा रखा था। रूम में बहुत सारे बेड अभी भी लगाए हुए थे। ये सब देखते हुए वो आगे बढ़े जा रहे थे कि अचानक ऊपर से उनके ऊपर एक मरा हुआ कबूतर गिरा। जोर से चिल्लाते हुए वो सब पीछे की तरफ हट गए। देखा तो ऊपर एक काली बिल्ली एक और कबूतर को नोच नोच कर खा रही थी और उन सबको घूर रही थी। डर के मारे वे सब कांप रहे थे। गाइस, यहाँ कुछ भी नहीं है, ये सब जानवर ही हैं। चलो एक अच्छा सा रूम देखते हैं और वहीं रेस्ट करते हैं, करण बोला और आगे बढ़ा। एक मोड़ के बाद उन्हें एक अच्छा सा रूम दिखाई दिया जो बाकी कमरों के मुताबिक थोड़ा बहुत साफ था और वहाँ कोई भी जानवर वगैरह नहीं था। वो जब उस रूम में आ गए और अपने साथ लाई मोमबत्तियों और बैटरियों से चलने वाली लाइट्स जला ली जिससे पूरा कमरा जगमगा उठा। वो शायद एक छोटी लाइब्रेरी थी क्योंकि वहाँ बहुत सी किताबें रखी हुई थी और आश्चर्य की बात है कि वो सब आज भी एकदम सुरक्षित थी। वो सब हैरानी से सब कुछ देख रहे थे। तभी साक्षी के हाथ कुछ लगा। हाय गाइस, ये देखो, ये क्या है? देखो देखो। साक्षी अपने हाथ में रखा मिट्टी से भरा एक लकड़ी का बोर्ड दिखाते हुए बोली, अरे ये कहीं उइजा बोर्ड तो नहीं? कहते हुए राघव ने उससे वो बोर्ड लिया और उसकी मिट्टी साफ की। उसका शक सही निकला। ये उइजा बोर्ड ही था जिससे भूतों को बुलाया जाता था। साफ करने पर उस पर काले रंग से उइजा बोर्ड लिखा हुआ था और उसके दोनों तरफ यस और नो लिखा हुआ था और नीचे ए से जेड तक ABCD लिखी हुई थी और बीच में राउंड शेप का कुछ बना हुआ था। उसके नीचे 0 से 9 तक गिनती और सबसे नीचे गुड बॉय लिखा हुआ था। गुड बाय लिखा था। अरे ये तो सच में उइजा बोर्ड ही है। वाह, मेरी बहुत इच्छा थी इसे देखने की। इससे हम भूतों को यहाँ बुला सकते हैं, रागिनी चहकती सी बोली। सबने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। रानी के मना करने पर भी कोई नहीं माने। सब उइजा बोर्ड के चारों तरफ मोमबत्तियां जलाकर बैठ गए। यहाँ जितनी भी आत्माएं हैं, कृपया वो हमारे सामने आ जाओ, हम आप लोगों से मिलना चाहते हैं। अचानक साक्षी बोल पड़ी। साक्षी की बात सुनकर सब हंसने लगे। अरे यहाँ कोई होगा तो आएगा ना, ये उइजा बोर्ड ऐसे ही गेम खेलने के लिए बनाया जाता है और यहाँ कोई आत्मा वात्मा नहीं है। इन सबसे बोर होता हुआ आशीष बोला और रूम से बाहर चला गया। साक्षी बार बार आत्माओं को बुलाने का प्रयत्न करती रही लेकिन कुछ नहीं हुआ। आखिरकार उसने बुलाना ही बंद कर दिया। सब बातें करने में लगे थे। आशीष अभी तक नहीं आया था। अचानक उइजा बोर्ड में हलचल हुई। सबका ध्यान उस तरफ गया लेकिन वहम मानकर वो फिर से बातों में लग गए। अचानक ही तेज तेज हवाएं चलने लगी और अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी थी। हवाओं के कारण मोमबत्तियां एक एक करके बुझने लगी थी। जैसे ही उन्हें जलाते वैसे ही वो बंद हो जाते। तभी रानी को लगा कि उनके आसपास कोई है, लेकिन सबने उसका मजाक उड़ाया और उसकी बात ना मानकर सब फिर से अपनी बातों में व्यस्त हो गए। तभी करण को भी महसूस हुआ कि उनके अलावा भी इस कमरे में कोई मंडरा रहा है। तब सब खड़े हो गए और इधर उधर देखने लगे। अचानक उइजा बोर्ड में जोर जोर से कंपन होने लगी और एक भयंकर कंपन के साथ उइजा बोर्ड के 2 टुकड़े हो गए और नीचे गिर गए। वहाँ पड़ी बैटरी की लाइट्स तेजी से ऑन ऑफ होना शुरू हो गए। ये देख सब डर गए। डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक कोने में खड़े हो गए।
बाहर भयंकर रूप से बिजलियां चमकने लगी थी और बादल गरजने लगे थे। बिजलियां चमकने पर उन्होंने देखा कि उस कमरे में एक साया खड़ा था, जिसका चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था। उसे देखकर सबकी घी बंद हो गई। क्यों बुलाया मुझे? क्यों? शांति से रहना चाह रही थी मैं। तुम इंसान लोग मजाक में हमें जगा देते हो। इसकी सजा मिलेगी, तुम लोगों को मिलेगी सजा। कहता हुआ वो साया उनकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन मौका पाते ही वो सब के सब बाहर निकल आए, लेकिन रानी अंदर ही रह गई। वो सब लोग दरवाजे की तरफ बाहर निकलने के लिए भागे, लेकिन ये क्या, वो तो उल्टी दिशा में आ चुके थे। वहाँ से बाहर जाने का रास्ता ही नहीं था। जैसे ही वो वापस मुड़े, वैसे ही उनके सामने वही साया आकर खड़ा हो गया। एक नहीं, बहुत सारे साए एक जैसे। वो सब साए धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगे और उन सबको घेर लिया। पूरी हॉस्टल में एक भयंकर चित्कार गूंज उठी। तुम इंसान लोग हम भटकती रूहों को कभी चैन से नहीं रहने देते। इतने सालों में हमने बिना किसी को नुकसान पहुंचाए यहाँ इस वीरान पड़ी जगह को अपना घर में कर रहते थे, और तुम लोग यहाँ एक रात बिताने आए थे। शांति से बिताते और दूसरे दिन चले जाते, लेकिन नहीं, तुम इंसानों को तो हम रूहों को बुलाना था, हमारे आराम में खलल करना था। उसकी सजा तो तुम लोगों को जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। और क्यों न मिले, तुम इंसानों के कारण ही तो आज तक हम रूह बनकर भटक रहे हैं। फिर भी हमने सबको माफ़ किया, लेकिन हमारे आराम में खलल को हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। कहते हुए धीरे धीरे वो सब साए गायब होने लगे।